गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज पहला वीडियो क्लास, थोड़ी सी समस्या मेरे साथ भी है। धीरे धीरे करके ये समस्या भी सॉल्व हो चुकी होगी और फिर पुराने रंग में दिखते चलेंगे। धीरे धीरे करके हर चीज़ बदलता है। तो शुरुआत ज्योमेट्री में पहले दिन हमने कहा था प्रोमो में कि शुरुआत मुख्य रूप से मेंस को ध्यान में रख के करेंगे। अब कुछ वैसा, कुछ अलग और कुछ हर फेज में कुछ ना कुछ नयापन हो, कुछ नए दिशा में ढलते चले जाए तो बेहतर है। अमूमन एक फेज का शुरुआत पिछले दिनों कहे थे कि फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट उठाते चलेंगे, उलझे हुए ज्योमेट्री को सुलझाने का काम। तो रेगुलर फेज, सिमिलरिटी, त्रिभुज ऐसा हो, त्रिभुज वैसा हो, ये सब करते चले। अभी सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे त्रिभुज का। वो कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज, इस पर कांस्टेंट होते चलिए। और पहला पार्ट शुरुआत कर रहे हैं, फिजिक्स का ही एक पार्ट है, मास पॉइंट थ्योरम। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इसका यूज आपका उस जगह होगा जहाँ किसी भी त्रिभुज में केवल दो साइड का रेशियो उपलब्ध करवा दिया और कुछ भी पूछ दिया, जो मर्जी हो पूछ दे सवाल, और वहां पर पता चलता कि बहुत सारा थ्योरम हम अप्लाई करते चले जाते हैं, बहुत सारा प्रयोग करते चले जाते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर हो तो ऐसा होगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो तो ऐसा होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कहाँ से अटेम्प्ट ले। जैसा कि पिछले साल मेंस में आपने देखा होगा कि मात्र दो साइड का रेशियो अवेलेबल करवा दिया, कोई ट्रायंगल सिलेक्ट कर लिया, बीच से कोई दो साइड सिलेक्ट कर लिया, इस दो साइड का रेशियो सपोज 3:1 है, इसका रेशियो 2:1 है, अवेलेबल करवा दिया, और बाकी किसी साइड का रेशियो आपसे क्रिएट करने को कह दिया कि बीच के इस दोनों टुकड़े का रेशियो क्या होगा, इधर के टुकड़े का रेशियो क्या होगा। या सपोज कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, इस पर इस दोनों साइड का रेशियो क्या होगा। या फिर ये लाइन जो दो पार्ट में बटा, इस दोनों पार्ट का रेशियो क्या होगा। तो साइड का रेशियो निकालने के लिए कहे थे मास पॉइंट थ्योरम का यूज किया जाता है। यहीं से आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें भी मास पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसा क्यों करते हैं, सब कहानी साथ साथ जोड़ते चलेंगे। बारी बारी से स्टेप बढ़ते चलेंगे। मास पॉइंट थ्योरम, फिर कम्बो थ्योरम की तरफ चलेंगे, फिर एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट की तरफ चलेंगे। टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ते चलेंगे। सिर्फ देखते चलिए ज्योमेट्री में करना क्या है। ज्योमेट्री बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, सिर्फ एक हवा बना हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, रटने का जगह नहीं होगा, स्ट्रक्चर लेकिन जरूर समझना पड़ेगा। और वीडियो की एक खूबी भी है, एक बार में नहीं क्लियर हुआ, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार उसको देखिए, लेकिन उसको क्लियर करते चलिए। क्लासरूम में एक प्रॉब्लम है, एक बार जो लेक्चर आ गया, कहानी खत्म, समझ में आया बेहतर है, नहीं आया तब भी। तो यहाँ आपके पास ये सुविधा होगी कि बार बार उसको आप देख सकते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं मास पॉइंट थ्योरम। मित्रों, शुरुआत करें। कहा जाता है, एक कहावत है, लंबा चौड़ा ताना बाना, आडंबर से शोहरत पाना। ये तो साहब ठीक नहीं, अपनी तो यह रीत नहीं। कुछ अलग हो, लेकिन कुछ सलीका से हो, जहां हर फेज पूरा होता चले। ऐसा ना हो कि जो सिलेबस में ना हो वो भी पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में है उस पर अटेम्प्ट ले नहीं पा रहे हैं, ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सीरियल वाइज मास पॉइंट थ्योरम फिजिक्स के एक पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं। मास पॉइंट, थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो गया, धीरे धीरे करके वो भी बढ़ाते चलेंगे। सब अरेंजमेंट धीरे धीरे करके सुधार होगा 1-2 वीडियो में। तो मास पॉइंट थ्योरम, देखिए बेसिक एक रूल है, यूँ समझिए सिंपल फॉर्म में। कोई तराजू है, ये एक तराजू का डंडा है, इधर 10 किलो तराजू पर रख दिया, इधर भी तराजू पर 10 किलो का वजन रख दिया। अब तराजू बराबर हो जाए दोनों ओर, ऐसा कब होगा। डंडा कहाँ बांधना पड़ेगा, तो ठीक बीच में। ठीक बीच का मतलब हुआ कि रेशियो जो साइड का होगा वो 1:1 का होगा।
अब मान लेते हैं कि ऐसा करते हैं, इसका 2 किलो हटा लेते हैं, तब इस पर बच जाएगा 8 किलो, इस पर उठा के 2 किलो डाल देते हैं, ये 12 किलो का कर देते हैं। तो इधर जैसे ही वजन बढ़ा का मतलब है कि ये अगर तराजू है तो डंडा इधर झुकेगा, लेकिन एक जैसा बैलेंस्ड रखने के लिए करना ये होगा कि ये जो यहाँ बंधा हुआ था अगर इधर खिसकाएंगे तो और ज़्यादा झुकता ही चला जाएगा, तो इसको उठा के ये जो बांधे हैं ये उठा लेते हैं और इसको यहाँ कहीं ला के बांध देते हैं, ताकि दोनों बैलेंस रहे, कम वाला की तरफ लंबा भाग और ज़्यादा वाला की तरफ छोटा भाग। अब देखिए यहीं से ये थ्योरम क्रिएट होके आता है कि वजन जो है उसका अपोजिट वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का रेशियो। मतलब इधर का लेंथ, इधर वजन 12 था तो इधर का लेंथ हो जाएगा 12, और इधर वजन 8 था तो इधर का लेंथ हो जाएगा 8। मतलब लेंथ का रेशियो जो होता है वो वेट के रेशियो का अपोजिट होता है। यहीं से इसी का यूज करेंगे ट्रायंगल में, जब दो साइड का रेशियो अवेलेबल हो और तब थर्ड पार्ट के रेशियो को निकालने के लिए। तो शुरुआत करते हैं मास पॉइंट थ्योरम के यूज की तरफ। अब चलते हैं और अब शुरुआत कर रहे हैं मास पॉइंट थ्योरम का ट्रायंगल में यूज। अभी सिर्फ ट्रायंगल, फिर बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, अगले वीडियो में सीरीज जोड़ते चलेंगे। मान लिया सपोज कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी कोई ट्रायंगल, ए से कोई लाइन बी सी पर ड्रॉ कर लिए, बी से कोई लाइन ए सी पर ड्रॉ कर लिए, और ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर सपोज किसी रेशियो में साइड को काट रहा है, लेट दिस रेशियो इक्वल टू 3:1। इधर के साइड का रेशियो सपोज कह दिए 2:1 का रेशियो है इस साइड का। और अब कोई थ्योरम पास में नहीं है, हालांकि एग्जाम में पूछा था तो ये चर्चा कर दिया था मेंस में कि ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है। अभी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिया, इंटरनल का बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई चर्चा नहीं किया, सिर्फ रेशियो उपलब्ध करा दिया और आपसे सवाल पूछ दिया। तो यहाँ पर मास पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं। अब यहाँ दो डंडा जुड़ा हुआ है, एक 2 एक 1, ये पूरा लेंथ कहलाएगा कितने का? 3 का। मतलब इसका पूरा वजन भी कहलाएगा 3, और इसका लेंथ पूरा 4 तो वजन भी 4। अब देखते हैं ये 3 का है, ये डंडा आपका 4 का है। दोनों का कॉमन पार्ट ले लेते हैं, 3 4 का कॉमन पार्ट मतलब इसका एलसीएम, एलसीएम इसका कहलाएगा 12। मान लिए कि ये डंडा आपका जो है ये 12 kg का, तो सेंटर ऑफ मास गोल घेरा में लिखते चले जाते हैं, ये बीच का पार्ट जो है 12 किलो का वजन। अब जरा देखिए इस डंडे का लेंथ कैसे बटा हुआ है 3:1 में। 12 को 3:1 के रेशियो में बांट देते हैं, 3:1 के रेशियो में 12 को डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट इक्वल टू 12, 1 पार्ट इक्वल टू 3। अब देखते हैं तो कहीं लेंथ का अपोजिट होता है वेट का रेशियो, तो 4 पार्ट 12 हो गया, एक पार्ट अगर चुनना होगा तो 3, तो ये पार्ट 3, तो इसका वेट इधर चला जाएगा आपका 3। 3 पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 9, तो इसका वेट इधर आ जाएगा 9। टोटल डंडा का वजन 12 kg, अपर पार्ट हो गया 3, लोअर पार्ट हो गया 9। अब इस डंडा को अगर बांट दिया जाए 2:1 के रेशियो में, तो 3 पार्ट इक्वल टू 12, 1 पार्ट इक्वल टू 4, 2 पार्ट इक्वल टू 8, इधर का पार्ट 8 का। अब इधर 1 पार्ट इक्वल टू, तो 3 पार्ट 12, 1 पार्ट 4 है, तो ये वेट कहलाएगा 4 का। जितना भी वेट लिख रहे हैं सबको सर्कुलर सर्किल के अंदर लिखते जा रहे हैं, बस इतना सजा लिए। अब जो पूछ रहा हो, अब जरा देखिए ये पूरा डंडा बीच में 8 किलो है, एक साइड 3 किलो, तो दूसरे साइड कितना होगा? 5 किलो।
ये पूरा डंडा अगर मिला लेते हैं, इसको भी सपोज मिला दिया जाए और ये भी पूछ रहा हो, तो ये 4 किलो इधर 3 किलो इधर, तो पूरा डंडा 7 किलो का। अब वेट सबका आपके पास अवेलेबल हो चुका, तो लेंथ वेट का ठीक उल्टा होता चला जाता है। तो यहाँ 4 वजन, यहाँ 3 वजन, मतलब इधर का लेंथ 3 इधर का लेंथ 4। यहाँ से देखिए अगर वजन, तो एक साइड वजन 5 तो इधर का लेंथ 5, इधर वजन 7 तो इधर का लेंथ 7, मतलब दोनों साइड का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 5:7। या यहाँ के साइड का रेशियो पूछा, तो इधर वेट 5 तो इधर का लेंथ 5, इधर वेट 3 तो इधर का लेंथ 3, तो ये रेशियो। अब आपके पास कुछ भी मर्जी हो, सब रेशियो आपके पास अवेलेबल है, कोई भी रेशियो पूछ रहा हो, और खास करके उलझे हुए सेक्शन को सुलझाने का काम करता है आपका मास पॉइंट थ्योरम। जरूरी नहीं है कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ही रहे, हो सकता है कि दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ना रहे, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसे अब मिटा लेते हैं, फिर अगला एग्जाम्पल। सपोज कोई ट्रायंगल ले लिया ABC, एक साइड ये है, कोई लाइन और काट लिया। सपोज यहाँ का रेशियो दे दिया 2:3 का, यहाँ का रेशियो दे दिया 3:1 का, और कोई भी रेशियो आपसे पूछ दिया। बाकी ढेर साइड है, इधर से ये दोनों टुकड़ा का रेशियो, ये तो अवेलेबल ही है, इस दोनों टुकड़ा का रेशियो, या फिर हो सकता है इसको भी टैली करा दे तो इस दोनों टुकड़ा का रेशियो, या AB के दोनों टुकड़ा का रेशियो, कोई भी रेशियो पूछ रहा हो तब। फिर कहते हैं अब यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बदला, ये डंडा इंटरसेक्शन वाला डंडा अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए, अच्छा देखिए, ये लेंथ 3 का है, तो निश्चित रूप से इधर का वेट आता 3 भाग, और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वेट ये बतला रहा है कि इधर 2 इधर 3, तो कुल वेट होगा 5। एक साइड से कहा जा रहा है कि वेट 3 होगा, एक साइड से पता चला वेट 5 होगा, तो 3 5 का कॉमन पार्ट तो 15, और मान लीजिए कि यहाँ का वेट 15 kg है। अब बांटते चलिए, 2 3 लेंथ का रेशियो है, 5 भाग 15 हुआ, 1 भाग 3 होगा, तो 2 भाग कितना 6, तो लेंथ 6, मतलब वेट उल्टा, तो यहाँ 6 इधर हो जाएगा आपका 9, मतलब ये 15 किलो का डंडा बटा हुआ होगा, एक साइड 9 किलो, एक साइड 6 किलो। अब आते हैं बांटने के लिए, ये पूरा शीर्ष, ये 3 भाग 15 है, तो 1 भाग बराबर कितना जाएगा 5, तो ऊपर का पार्ट आपका हो गया 5 किलो का। अब जो मर्जी हो पूछता रहे और जो मर्जी हो निकालने को दे दे, देखते सिर्फ चलिए। ये 6 किलो, ये 5 किलो, तो पूरा डंडा कितने का, तो 11 किलो का। अब आते हैं इधर 9 किलो, इधर 5 किलो, तो 9 और 5 टोटल डंडा कितने का, 14 किलो का। अब लेंथ का रेशियो की बारी आए, तो यहाँ वजन 5, यहाँ 9, तो ये लेंथ का ये लेंथ 9 और ये लेंथ 5, इधर वजन 5 इधर 6, तो लेंथ इधर 6 और इधर 5। यहाँ की बारी आ जाए कि लेंथ क्या होगा, तो यहाँ वजन 14 किलो, तो इधर का साइड 14, और इधर वजन 6, तो यहाँ का साइड 6। तो कहीं से भी हो आपको जो है एरिया, ये साइड का रेशियो निकालना हो, तो कहीं 2 पार्ट को मिला के 2 साइड का अगर रेशियो अवेलेबल करवा दिया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में तीसरे साइड का रेशियो निकाला जा सकता है। ये मास पॉइंट थ्योरम कहलाता है, और मास पॉइंट थ्योरम के सहारे बहुत सारे डेटा में 2 ही पार्ट उपलब्ध हो, तो वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन ना करके डायरेक्ट मास पॉइंट का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन
और भी फेज, इन सब की तरफ कुछ कुछ एग्जाम्पल भी, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी, कुछ कैट का प्रीवियस, कुछ एसएससी मेंस का। हालांकि एसएससी मेंस ने एक ही बार टच किया और ये इस बार के मेंस में टच करके इशारा दे दिया कि आगे मेंस को हम किस पैटर्न पर लेके चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो इशारा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो शायद अगले फेज में बढ़ने में सुविधा होगी। तो आज ये फेज मास पॉइंट थ्योरम था, यहीं तक रखते हैं, फिर अगले फेज में बढ़ेंगे।